हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे मोल प्रभाज, पीपीएम, नॉर्मलता और फॉर्मलता। तो आज पीछे मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है फॉर्मलता। तो पहले हम इसको फॉर्मलता पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल आपने पढ़ा है मोलरता। तो मोलरता में हमने क्या लिया था? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये रेशियो कहलाता है मोलरता। फार्मूले में लिखे एम बराबर एन बाई वी। इसी तरह से हम आयनिक यौगिकों के लिए मोलरता की जगह पर फॉर्मलता शब्द यूज करेंगे और उसमें चेंज क्या कर देंगे? विलय के मोलों की संख्या की जगह पर विलय की सूत्रभार की संख्या। संख्या तो ठीक है, यहां पर मोल की संख्या की जगह सूत्रभार। अब सूत्रभार से क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। और विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ आयतन किसका है? विलयन का। तो सूत्रभार का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई आयनिक यौगिक है NaCl, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ये सब आयनिक यौगिक हैं। तो इनके हम सूत्र लिखते हैं। तो इनके सूत्र भार की संख्या, जैसे NaCl का सूत्र भार क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं? सभी का परमाणु भार का योगफल उसका सूत्र भार हो जाएगा। जैसे सोडियम का कितना होता है? 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। ये क्या है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। तो 23 और प्लस 35 कितना हो गया? 58.5। ये ग्राम क्या हो गया? इसका सूत्र भार हो गया, क्योंकि ये NaCl इसका सूत्र है और सूत्र से जो भार निकला है सूत्र भार है। तो उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे और विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। ये कुछ मिलता जुलता है मोलरता से, इसलिए याद रखिए ये आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है। किसके लिए? आयनिक यौगिकों के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, फिर भी जानते रहिए। तो समझ में आ गया। तो जितने भी आयनिक यौगिक होंगे उनके सूत्रभार की संख्या ले लेंगे और विलयन का आयतन लीटर में लेंगे। जो रेशियो आएगा वो फॉर्मलता कहलाएगी। और मोलरता तो कल जान चुके हैं, विलय की मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में। फार्मूला में खोलेंगे तो कल आप सीख चुके हैं। यदि जो वीडियो नहीं देखी है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। किसकी? नॉर्मलता की, ठीक है। अभी फॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता का यूज कम है। पहले प्रैक्टिकल में और पढ़ाई जो मोलरता के टर्म में आज हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में सांद्रता बनाने के लिए विलयन की सांद्रता, वो पहले नॉर्मलता के टर्म में यूज किया जाता था। जब मैं 12th में पढ़ता था तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते थे नॉर्मलता के टर्म बनते थे। तो नॉर्मलता टर्म इस समय क्या हो गया है? कम यूज हो गया है। अब उसकी जगह कौन ले लिया है? मोलरता ले लिया है, ठीक है। क्यों ले लिया है? इसका वजह आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका मैं वजह जानना चाह रहा हूँ, खोज रहा हूँ। यदि मुझे मिलेगा तो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है? नॉर्मलता, ठीक है। आज इसका यूज कुछ कम हो गया है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, नॉर्मलता। तो ये नॉर्मलता क्या है भाई? एक नया टॉपिक अलग से दिखेगा। तो यहाँ पर नॉर्मलता N बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हिंदी में हम बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये बार बार आपको याद रखना है कि विलयन का आयतन किस में लेना है? मोलरता में लेना है, नॉर्मलता में लेना है, फॉर्मलता में लेना है। जबकि मोलरता में, स्मॉल m वाले में विलायक का भार लेना है। ये बार बार आपको याद रखना है। तो ये हमने लिख दिया है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखिए संख्या किसकी है? विलय की संख्या होती है। यहाँ पर मोलों की संख्या ना होकर ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम तुल्यांक? ग्राम तुल्यांक क्या है? तो हम उसको मैथमेटिकली समझाने का प्रयास करेंगे कि ग्राम तुल्यांक है क्या चीज़। तो ग्राम तुल्यांक को निकालने का एक सीधा तरीका है ग्राम तुल्यांक। शॉर्टकट यहाँ आप लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये आप तुल्यांक की जगह पर समझ रहे हैं, तुल्यांक है ये। बराबर होता है दिए गए विलय का भार, यानी विलय का भार रहेगा जिस किसी का निकालना है, और उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार, ठीक है ना, तुल्यांकी भार। अब ये और प्रॉब्लम कर गया, आप बताने जा रहे हैं नॉर्मलता, फंस गया तुल्यांकों की संख्या।
फिर फंस गया भार, तो समझ में आ रहा है। फिर तुल्यांकी भार क्या है सर? तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए कुछ और आपको जानना पड़ेगा, अणु भार। अणु भार के बाद उसमें n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो तुल्यांकी भार परिभाषा आप चेक करिएगा, किसी और में बताएंगे, क्योंकि वो ऐसा भार होता है जो हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8 और क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है या विस्थापित करता है। तो परिभाषा मैंने शॉर्टकट समझाने का यहाँ प्रयास किया, नहीं समझ में आया तो मैं सीधे इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ। आप समझने का थोड़ा सा कंसंट्रेट को समझेंगे तो नॉर्मलता आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, नॉर्मलता के लिए फार्मूला है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमने कहा कि भार में जो विलय का भार है उसमें तुल्यांकी भार की भाग दे दीजिए। अब तुल्यांकी भार समस्या है कि तुल्यांकी भार कैसे पता हो, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको अणु भार चाहिए। क्या चाहिए? अणु भार या द्रव्यमान। देखिए, बार बार अब मैं बोल रहा हूँ कि अणु द्रव्यमान, एक ही चीज़ मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। अणु द्रव्यमान बटे, मैंने एक चीज़ लिखा है अणु भार या अणु द्रव्यमान, इसी को हम मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं। एक मोल का हम भार लेते हैं तो मोलर द्रव्यमान है। अणु भार यहाँ ग्राम में है, इसलिए वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक अणु का भार अणु भार होता है, लेकिन ग्राम में यदि रिप्रेजेंट किया जाता है उसी अणु भार को तो वो 1 मोल का भार होता है। इसलिए यहाँ पर हम अणु भार या अणु द्रव्यमान न कहकर मोलर द्रव्यमान कहेंगे जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ग्राम में जब प्रेजेंट करेंगे तो ये अणु भार 1 मोल का भार होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल अणु का नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सही शब्द इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, अपान n कारक, n कारक जिसको n फैक्टर बोलेंगे। अब n कारक समस्या आएगी। देखिए, हमें क्या चाहिए? n चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? तुल्यांकों की संख्या चाहिए। अब वो नहीं पता है तो हम कहाँ से निकालेंगे? भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार नहीं पता है तो हम तुल्यांकी भार निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान हमें उस यौगिक का पता होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, मतलब यौगिक है कि तत्व है, आयनिक यौगिक है कि अणु मतलब कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है कि आयनिक यौगिक, कुछ भी हो उसका मोलर द्रव्यमान तो होगा। ये तत्व है तो उसका परमाणु भार होगा। n कारक मतलब वो क्या चीज़ है? लवण है कि तत्व है कि आक्सीकारक चीज़ है कि अपचायक है, वो जो अम्ल है कि क्षार है, वो डिपेंड करेगा उसके n कारक पर, ठीक है। n कारक कुछ भी हो सकता है, ध्यान से समझ लीजिए। ये तो हो गया फार्मूला। अब n कारक आपको समस्या आएगी तो मैं अभी एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। अभी इसमें मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देख लीजिए कि नॉर्मलता में क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोनों में अंतर क्या आ रहा है? यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकों की संख्या है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है यानी मोलों की संख्या है, ठीक है ना। तो इन दोनों में हम अभी लास्ट में बताएंगे कि लास्ट रिलेशन ये आएगा, नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा? मोलरता इनटू n फैक्टर। ये आपको क्या करना है? याद रखना है हमेशा के लिए। अब n फैक्टर यहाँ जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। लेकिन n फैक्टर कैसे जाने तो हम बताते हैं आपको कि किसी अम्ल के लिए, किसी क्षार के लिए, किसी आक्सीकारक के लिए, किसी अपचायक के लिए, किसी लवण के लिए या किसी तत्व के लिए n फैक्टर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। n फैक्टर पता होगा तो मोलर द्रव्यमान में भाग दे देंगे तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। तुल्यांकी भार आ जाएगा तो भार में तुल्यांकी भार से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगा तो उसमें विलयन का आयतन जो है उसको लीटर में करके भाग दे देंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। तो थोड़ा टेढ़ा है ना, लेकिन है तो टेढ़ा होते हुए भी आपको सीक्वेंस पता है तो आप कर ले जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। n फैक्टर पहले हम बता दें आपको n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। n कारक, n फैक्टर या n कारक कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कोई अम्ल है तो अम्ल के लिए क्या होगा? क्षार के लिए क्या होगा? और आक्सीकारक है तो क्या होगा?
चलिए लवण ले लेते हैं पहले क्रम से। अम्ल, क्षार, लवण या तत्व और आक्सीकारक और अपचायक, इतनी चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, इतनी का है नॉर्मलता निकालना चाहिए या निकालते हैं। तो कोई अम्ल है तो उसके लिए जो एन कारक होगा, एन कारक क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो अम्ल के लिए उसकी क्षारक, अम्ल की क्षारकता ही उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता ही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। अब अम्ल की क्षारकता क्या है, अम्ल कितना H+ देता है वही उसकी क्षारकता या बेसिसिटी कहलाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है HCl, तो ये कितना H+ देगा, एक ही H+ देगा, एक H+ देगा और एक क्लोराइड आयन देगा। तो ये उसकी क्या है, क्षारकता, अम्ल की क्या है, क्षारकता कितनी है, एक। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एन फैक्टर क्या होगा इसका, एक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं समझाया कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है, जितना वो H+ आयन दान करता है वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता। तो अम्ल के लिए क्षारकता ही एन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल के लिए क्या लिया, क्षारकता। ठीक है ना, जो भी H+ जितना संख्या रहेगा H+ की वही उसकी क्षारकता हो जाएगी। तो HCl कितना H+ दे रहा है, एक, तो उसकी क्षारकता एक, यानी इंग्लिश में यानी केमिस्ट्री की भाषा बोलें तो बेसिसिटी ऑफ एसिड कितनी है, एक। उसी तरह से H2SO4 में कितने H+ हैं भाई, कितना दे सकता है, दो, तो इसकी बेसिसिटी यानी क्षारकता कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है ना, ये उसकी संख्या क्या हो जाएगी, दो। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एन कारक क्या लेते हैं, अम्ल के लिए क्षारकता, और क्षार के लिए क्या लेंगे, अम्लता, एसिडिटी लेंगे। ठीक है, अब जैसे NaOH है, क्या है NaOH, तो कितना OH आयन देगा, NaOH जब पानी में घुलेगा तो ये देगा Na+ और डिसोशिएट होकर OH-, तो OH- कितना दे रहा है, एक दे रहा है। तो यही उसकी क्या हो जाएगी, अम्लता। यानी क्षार की क्या गिनते हैं, OH आयन की संख्या, उसकी अम्लता होगी। उल्टा चीज बोल रहा हूँ, अम्ल के लिए क्षारकता, क्षार के लिए अम्लता। ठीक है, तो ये हो गया दो चीज। तो अगला लवण के लिए क्या लेंगे, कुल धन आवेशों की संख्या। यदि लवण में कुल धन आवेशों की संख्या गिन लीजिए कि संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर नहीं चार्ज की संख्या। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है K2SO4, ये लवण है, तो इसमें कितने चार्ज हैं, प्लस आयन। तो पोटेशियम में कितना होता है, 1+, और टोटल की संख्या कितनी है, 2, तो इसका चार्ज कितना हो गया, 2+, यानी इसका क्षारक जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2। उसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट की जो एन फैक्टर होगा कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, Al2SO4। तो एक एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, एल्युमिनियम टूटेगा ऐसे ना, 2Al3+ प्लस यहाँ पर यहाँ थ्राइस। ठीक है, और सल्फेट कितना होगा, 3 सल्फेट होगा, लेकिन हमें किसका लेना है, केवल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम पर 3+ है, तो 2 एल्युमिनियम पर कितना टोटल प्लस हो जाएगा, 6, तो इसकी 6 एन फैक्टर होगा। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 6। समझ गए बात। तो कुल धन आवेशों की संख्या, चार्ज की संख्या नहीं, आवेशों की संख्या। तो एक एल्युमिनियम पर 3+ है, तो 2 एल्युमिनियम आयन पर 2 × 6 एन फैक्टर होगा। इस तरह से लवण के में काउंट करते हैं। अब तत्व के लिए उसकी वैलेंसी या संयोजकता ले लेते हैं। एन फैक्टर के लिए क्या ले लेते हैं, उसकी संयोजकता। ठीक है, वैलेंसी। आक्सीकारक के लिए, आक्सीकारक क्या होते हैं, कितना वो इलेक्ट्रॉन लेके अपचयित होते हैं, यानी आक्सीकारक वो हैं जो किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ग्रहण के ये मतलब आक्सीकारक के लिए, त्याग किए गए अपचायक के लिए। इस तरह से एन फैक्टर आप किसी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि तत्व है कि आक्सीकारक है कि अपचायक है। तो अब एन फैक्टर पता हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान में भाग दे देंगे, तुल्यांकी भार, भार में तुल्यांकी भार का भाग देंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या में आयतन जो है लीटर में उसको भाग करके नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। तो ये नॉर्मलिटी थोड़ा टेढ़ा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब एन और एम फैक्टर, सॉरी एन और एम में संबंध समझ में आ गया होगा
कि यदि नॉर्मलता निकालना है तो मोलरता में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। किसका निकालना है नॉर्मलता? जैसे एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए मोलरता आपको पता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0.05 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता बताइए। इसका क्या बताना है? नॉर्मलता बताना है। ये क्वेश्चन है कि 0.5 मोलर H2SO4 विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए आसान है इस फार्मूले में रखना। तो क्या होता है, n बराबर m इंटू n फैक्टर। ठीक है, ये फार्मूला है। अब मोलरता दिया है, कितना दिया है? 0.05। अब यम n फैक्टर आपको पता करना है। तो मैंने बोला कि H2SO4 में कितने H प्लस आएंगे वही उसकी n फैक्टर हो जाएगा। तो n फैक्टर इसमें कितने H प्लस हैं? 2 H प्लस हैं, एक पर एक प्लस, और इसकी संख्या कितनी है? 2। तो ये n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, ठीक है, और दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, यानी 0.1 नॉर्मल। इसकी नॉर्मलता कितनी होगी? 0.1, ठीक है, 0.10 कर लीजिए, 0.1 इसकी नॉर्मलता हो जाएगी। समझ गए ना? जो n फैक्टर है मोलरता में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नॉर्मलता हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो नॉर्मलता इस तरह से है, मोलरता कल आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं मोल प्रभाज की। किसकी? मोल प्रभाज की। तो चलिए अब बात करते हैं मोल प्रभाज की। तो ये टर्म क्या है भाई? मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स या इसका एक्चुअली तो नाम है चाई, जैसे विद्युत ऋणात्मकता को दिखाते हैं उस तरह से इसको भी दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसमें कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स या हम चाई के रूप में, दोनों ही रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किताबों में दोनों तरह से सिंबल होता है। तो आप बस ये जानिएगा कि मोल प्रभाज कहाँ लिखा हुआ है, उसको क्या सिंबल ले रहा है, एक्स ले रहा है कि चाई ले रहा है। जनरली वो एक्स ही ले लेता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मोलरता और उसके बाद मोल प्रभाज क्या है। तो सीधा आप बात करेंगे कि किसी भी विलेय का मोल प्रभाज, यदि मान लीजिए किसी विलेयन में 2-3 कंपोनेंट घुले हुए हैं, विलेयन है, ठीक है, ये विलेयन है जिसमें कंपोनेंट ए विलेय है, बी विलेय है और सी विलेय है, 3 विलेय हैं, ठीक है। और एक मान लीजिए सी वाला क्या है? सी जो है विलायक है, मतलब 2 कंपोनेंट हैं विलेय और सी जो है वो विलायक है, ठीक है, विलायक। मान लीजिए ये ए क्या है? चीनी है, बी क्या है? नमक है, और सी क्या है? पानी है। तो 3 चीज़ से मिलकर एक ट्राई मिक्सचर सोल्यूशन बना है। अब उसमें किसी अवयव का मोल अंश पूछना चाह रहा है कि ए चीनी का मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है, बी का मोल अंश क्या है। यानी मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि चीनी का मोल अंश या नमक का मोल अंश या पानी का मोल अंश। तो मोल अंश का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, उसमें किसी विलेयन में किसी पर्टिकुलर अवयव का कितना उसका हिस्सेदारी है, वही उसका अंश है, मतलब उसका हिस्सा कितना है, इसी को जानना ही मोल अंश है। ठीक है ना? देख कैसे मैथमेटिकली इसको हम कैसे फार्मूला से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से फार्मूला है कि यदि आप मोल अंश किसी का निकालना, ए का निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ एक्स के नीचे ए लिख दीजिए। तो मोल अंश, तो ए के मोलों की संख्या, ए अवयव के मोलों की, ए अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान विलेयन का कुल मोल या कुल मोलों की संख्या या विलेयन के मोलों की संख्या। तो विलेयन में सब है ना, तो विलेयन के मोलों की संख्या। अच्छा, सब ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आप सीधा कर दीजिए कि मोल बटे कुल मोल। याद रखने के लिए किसी अवयव का मोलों की संख्या उस बटे कुल मोलों की संख्या है, उस अवयव का क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। जैसे मैंने क्या लिया है? ए बी सी, यानी ए और बी 2 विलेय है और सी विलायक है, तो हमें ए का मोल अंश निकालना है। तो हमने क्या लिखा? एक्स, नीचे लिख दिया ए अवयव के मोलों की संख्या बटे विलेयन के कुल मोलों की संख्या। यहाँ ऑलरेडी विलेयन है तो कुल लिखने की जरूरत नहीं है। उस तरह से यदि बी का निकालना है तो मोल्स ऑफ, अच्छा इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स ए इक्वल टू एन ए, एन क्या है? मोलों की संख्या, अपन नीचे क्या लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी नीचे कुल मोलों की संख्या है ना, नीचे क्या है?
कुल मोलक संख्या है, इसलिए हम तीनों का क्या करेंगे, योग कर देंगे। ठीक है, मैं लाइन नीचे खींच दिया, इसका मतलब नहीं है कि बटे कुछ रहे। ठीक है, ये तीनों का योग। उस तरह से यदि हम बी का निकालना चाहते हैं, बी के मोलक संख्या, अरे मोल अंश, तो क्या करेंगे, ऊपर किसका लेंगे मोल, बी का, और नीचे क्या लेंगे, कुल। कुल में क्या रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। अब हमें विलायक का निकालना है मोल अंश, तो क्या करेंगे, एक्स सी विलायक के मोलक संख्या बटे कुल मोलक संख्या एन ए एन बी एन सी। इस तरह से हमें नीचे हमेशा कुल मोलों की संख्या लेना है और ऊपर किसका मोल लेना है, जिसका हमें निकालना है। अच्छा, एक बार इसमें खास याद रखना है क्या, कि आपको सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव इकाई मतलब एक के बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होता है। ये जरूर याद रखिए, यानी इसको हमने शब्दों में लिख दिया है कि सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव किसके बराबर होता है, इकाई यानी एक के बराबर होता है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, जो हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। तो तीनों का योगफल किसके बराबर होगा, एक, यानी इकाई के बराबर। यदि ऐसा है तब तो आपका सभी मोल अंश का जो आपने मैथमेटिकल निकाला है वो सही है। यदि इससे डिफर आता है, इससे ज़्यादा आता है तो भी गलत, इससे कम आता है तो भी गलत। ठीक है ना, यानी सबका कंट्रीब्यूशन करने पर कितना आना चाहिए, यूनिटी यानी एक आना चाहिए, मोल अंश का नहीं, हिस्सेदारी। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। ये आपको बहुत ज़्यादा समझना है, क्योंकि अब मोल्स पता है निकालना ना, वेट अपॉन मोलर मास, यानी भार बटे अणु भार मोल निकालेंगे, और किसी भी कंपोनेंट का में मोल सबका अलग अलग निकाल के नीचे डिवाइड कर देंगे तो मोल अंश पता हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। चलिए अब आगे बात करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, पीपीएम अभी क्या था, मोल प्रभार या मोल अंश की बात थी। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट कर लिखते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितना। जैसे प्रतिशतता में क्या था, 100 में कितना था, 100 में से निकाल रहे थे, यहाँ पर मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6, यानी 10 लाख में आपको निकालना है। अभी प्रतिशत में 100 में निकालते हैं और मिलियन मतलब 10 लाख में निकालेंगे। तो किसी अवयव की संख्या से निकाल सकते हैं, भार का निकाल सकते हैं, आयतन का निकाल सकते हैं। जैसे आपने प्रतिशतता में भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, अब भार बटे आयतन प्रतिशतता किए थे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ बस 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी आप पीपीएम किसी अवयव का पीपीएम निकालना चाहते हैं सांद्रता, तो क्या लिखेंगे, भार में यदि वेट परसेंटेज वेट में निकालना चाहते हैं भार में, तो लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार, गुणे क्या करेंगे, 10⁻6, यानी 10 लाख। यही हो गया पीपीएम में उसकी सांद्रता। किसी अवयव का, मान लीजिए ए अवयव का पीपीएम में सांद्रता निकालने हैं, पीपीएम में क्या निकालना है, ए का। तो ए क्या है, कोई विलेय है, तो विलेय का भार ले लीजिए, विलयन का भार ले लीजिए और गुणा कर दीजिए 10⁻6 में, 10⁻6 से मतलब 10 लाख से। ये 10 लाख में कितना है उसका अंश। ठीक है, तो ये भार के रूप में हो सकता है। यदि आयतन के रूप में लेंगे तो यहाँ विलेय का क्या लिखेंगे, आयतन, और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन और गुणे 10⁻6। नंबर के हिसाब से लिखेंगे कि विलेय के नंबर के हिसाब से देखना है, तो विलेय के नंबर की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या नंबर की संख्या, विलयन के नंबर की संख्या गुणे 10⁻6। तो भार के अनुसार पीपीएम में, आयतन के अनुसार पीपीएम में, नंबर के हिसाब से पीपीएम में निकाल सकते हैं किसी का। अच्छा, इसका यूज कहाँ है, पीपीएम का यूज कहाँ होता है, जब बहुत ही थोड़ी मात्रा में कोई
विलेय घुला होता है विलेन में, तब के लिए ppm का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वायुमंडलीय प्रदूषण को यानी एयर पॉल्यूशन को बताने के लिए ppm यूज करते हैं कि CO2 की मात्रा बढ़ गई थोड़ी सी। वायुमंडल में CO2 कितना होता है, 0.03% होता है बाई वॉल्यूम। तो यदि मान लीजिए 0.035 हो गया तो कितना बढ़ गया, 0.005 यूनिट क्या हो गया, यानी मतलब इतना ppm बढ़ गया। तो इसको डिनोट करने, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, उसमें थोड़ा सा अंश बड़ा है, ठीक है ना, तो 10 लाख में निकालना है ना, 100 में नहीं, 10 लाख में कितना बढ़ा हुआ है। तो यही उसका क्या हो जाएगा, डिनोट करने का तरीका कि ppm में बताया जाता है। वो ट्रेस अमाउंट या थोड़ी अमाउंट बताने के लिए ppm का इस्तेमाल किया जाता है। लैब में किसका किया जाता है, मोलरता का या सांद्रता का, ठीक है ना, या नॉर्मलता का यूज कर लेते हैं। लेकिन इसको पॉल्यूशन नापने में या बहुत कम मात्रा में जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या समुद्र में कुछ अशुद्धि मिल गई है तो उसको भी ppm बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई मोलरता के बाद। मोलरता के बाद आज आपने पढ़ा नॉर्मलता, फॉर्मलता और पार्ट्स पर मिलियन, इसके अलावा मोल प्रभाज। ये हो गया विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की डिफरेंट तरीका। तो आपको कौन सा तरीका सबसे समझ में ज़्यादा आया, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नॉर्मलता मोलरता में संबंध बताया, वो बहुत यूजफुल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हेनरी नियम पढ़ना चाहते हैं या राउल्स लॉ। हालांकि क्रम से हम पढ़ाएंगे ही, आप कितना सिलेबस को जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।